हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। हेडिंग डाल लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला। स्टूडेंट, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था पाइला की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में लगभग कई बार बीएससी के एग्जाम पेपर में पूछा गया है। और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं यही आप लोग इसके एग्जाम पेपर की रिटर्न कॉपी में बनाना यदि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा एक दो डायग्राम और भी है जिसे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल को डिफाइन करेंगे। पाइला की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक मुड़ी हुई ट्यूब के समान, एक नली के समान होती है और यह फोरगट, मिडगट और हिंडगट 3 पार्ट में डिफरेंशिएट रहती है। ये जो फोरगट होता है इसे हम स्टोमोडियम भी बोलते हैं। इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले यह एलिमेंट्री कैनाल का सबसे आगे वाला भाग होता है जिसकी भीतरी सतह जो होती है वो एक्टोडर्म से लेयर्ड रहती है या आस्तारित रहती है। इस भाग में माउथ, बक्कल मांस तथा जो ग्रास नली होती है वो वाली स्ट्रक्चर्स इसके अंदर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे पाइला ग्लोबोसा के माउथ एंड बक्कल मांस के बारे में। तो माउथ जो होता है वो ऊर्ध्वाधर दरार के रूप में स्नोट के सिरे पर स्थित होता है। इसके चारों ओर त्वचा के अनेक लहरदार रिंग द्वितीयक ओष्ठों के समान कार्य करते हैं। ये जो मुख पिंडक होता है जिसे हम बक्कल मांस भी बोलते हैं, ये नाशपाती के आकार का एक बड़ा पेशीय अंगक होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसकी दीवार कार्टिलेज की अनेक छड़ों द्वारा अवलंबित रहती है तथा इसमें मसल्स के अनेक सेट्स होते हैं। जो पेशी होती है उसके अनेक सेट्स होते हैं जो कि बक्कल मांस तथा इसमें स्थित स्ट्रक्चर्स जो रचनाएं होती हैं रेड्यूला तथा जबड़ों को गति प्रदान करते हैं। आगे हेडिंग डालेंगे बक्कल कैविटी। बक्कल मांस की कैविटी को हम बक्कल कैविटी कहते हैं। यह अत्यधिक अवरुद्ध होती है तथा इसमें एक रेड्यूला तथा एक जोड़ी जबड़े होते हैं। जबड़े मुख गुहा यानी कि जो बक्कल कैविटी है उसको 2 असमान भागों में विभाजित करते हैं। अग्रिम यानी आगे वाला जो छोटा भाग है वो वेस्टिब्यूल कहलाता है। ठीक है, जबड़े वेस्टिब्यूल का पश्च उपांत बनाते हैं। प्रत्येक जबड़ा काइटिन की बनी लचीली अंडाकार स्ट्रक्चर होती है। यह वेस्टिब्यूल के डोर्सल लेटरल में यानी कि डोर्सोलेटरल में स्थित होता है। इस पर अनेक छोटे तथा 2 या 3 बड़े दांतों के समान ऊर्ध्व होते हैं। ठीक है, आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। दांत जो होते हैं वो क्यूटिकल की पतली मेम्ब्रेन द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और बक्कल मांस की सवर्णी जो पेशियां होती है, जो मसल्स होती हैं, उसके द्वारा कंट्रोल होते हैं या नियंत्रित रहते हैं। बक्कल कैविटी की छत में एक जोड़ी बक्कल ग्लैंड्स स्थित होती है। ठीक है, इसके बाद नोट डाउन करेंगे इसके जबड़ों के पीछे वाले भाग का फर्श, जीहा यानी जीभ के समान स्ट्रक्चर जिसे हम ओडेंटोफोर में उभरा रहता है। ओडेंटोफोर में 2 जोड़ी कार्टिलेज तथा सुविकसित प्रोटेक्टर एंड रिटेक्टर मसल्स होती हैं। इसका अगला सिरा एक गोलाकार प्रवर्त के रूप में निकला रहता है जिसे हम सब रेड्यूलर ऑर्गन कहते हैं। इसके नीचे स्थित बक्कल कैविटी का विस्तारित भाग जिसे हम सबलिंगुअल कैविटी कहते हैं। राइट, ये जो है सबलिंगुअल कैविटी कहलाता है। आगे यहाँ पर ये जो रेड्यूला है ये एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी पूछा जाता है। तो इसका डायग्राम में आप लोग ध्यान से देख लीजिए। रेड्यूला के जो स्ट्रक्चर है जिसका जो फ्लैप रहता है उसके बारे में भी देख लीजिए। तो रेड्यूला के बारे में लिखेंगे स्टूडेंट। ओडोंटोफोर के पीछे बक्कल कैविटी के फर्श से एक थैलीनुमा उभार निकलता है जिसे हम रेड्यूला सैक कहते हैं। रेड्यूला का पश्च भाग इस सैक में रहता है। रेड्यूला पट्टी के समान स्ट्रक्चर है जो कि ओडोंटोफोर की सतह पर स्थित होती है। इस पर छोटे तथा मुड़े हुए हर्नी दंत के कई अनुप्रस्थ पंक्तियां विन्यासित रहती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, ये सारी आपको पंक्तियां या ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ आपको दिखाई दे रही होगी। मतलब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। हो सकता है कि आपको ये सभी पॉइंट याद ना रहे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेड्यूला से रिलेटेड है उसको आप लोग याद रखेंगे। प्रत्येक पंक्ति में स्टूडेंट दांतों की जो संख्या है वो 7 होती है। जैसे आप लोग ये जो रो देख रहे हैं ना, इस सभी पंक्ति में आपको दांतों की जो संख्या है वो 7 रहती है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने होंगे जो आपको आगे चलकर एक्सप्लेन करने में काम आएंगे। ठीक है, जिनमें से यानी कि जो 7 दांत प्रेजेंट रहते हैं उनमें से एक तो रहता है मीडियन रेकिडियन, एक जोड़ी जो होते हैं वो परसुदंत तथा 2 जोड़ी जो होते हैं वो मार्जिनल होते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा इसके फंक्शन के बारे में भी एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसे कि रेड्यूला जो होता है वो जीवन पर्यंत वृद्धि करता रहता है, जिससे कि घिसे व टूटे हुए दांतों का विस्थापन हो जाता है। रेड्यूला भोजन को खुरच करके खाने में मदद करता है, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये इसके दांत की पंक्तियाँ दिखाई गई हैं। ठीक है, ये इसका आउटर मार्जिनल वाला दांत है, ये इसका इनर मार्जिनल वाला है, ये इसका लेटरल मार्जिनल वाला है, ये बीच में मीडियन रेकिडियम को दिखाया गया है, जिसे हमने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टूडेंट जो आपका फोरगट वाला पार्ट है, उसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मेंशन करेंगे, जो कि है ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस। यह एक लंबी व सक्रिय नाल होती है जो कि मुख पिंड के पिछले भाग से निकलती है। यह मध्य पृष्ठ रेखा के साथ साथ चलती हुई बाईं ओर मुड़ करके अमावस्या में खुलती है। ग्रास नली के अग्रभाग से संबंध क्रीम रंग की एक जोड़ी गोलाकार इसोफेजियल पाउचेस पाई जाती है। ये लार ग्रंथियों के नीचे ग्रास नली के दोनों ओर एक एक स्थित होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिड गट के बारे में। सबसे पहले हमने डिफाइन किया फोर गट के बारे में। मिड गट में यानी मध्यांतर में आपको लिखना है, यह एलिमेंट्री कैनाल का मध्य भाग है, जिसमें कि आमाशय व इंटेस्टाइन यानी हमारा स्टमक वाला पार्ट आता है और इंटेस्टाइन वाला पार्ट आता है। स्टमक के बारे में लिखेंगे, यह गहरे लाल रंग का एक आयताकार सैक होता है, कोष होता है, जो कि पाचक ग्रंथियों में धंसा रहता है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं उसमें धंसा रहता है। यह विसरल मांस के बाई और पेरिकार्डियम के नीचे स्थित होता है। इसकी इंटरनल जो कैविटी होती है वो यू शेप में होती है। इसका बायां व पश्च भाग कार्डियक चैम्बर तथा अग्र या दाहिना भाग जो होता है वो पायरोलिक चैम्बर कहलाता है। कार्डियक चैम्बर में ग्रास नली खुलती है तथा पाइलोरिक चैम्बर में इंटेस्टाइन में जाकर खुलता है। बस इतना अगर आप लोग लिख देंगे, इतना भी अगर आप लोग याद कर लेंगे तो ये बहुत होगा। उसके बाद आप लोग इंटेस्टाइन को एक्सप्लेन कर दीजिए। अमावस्या के बाद इंटेस्टाइन, यह गोनेट्स तथा पाचन ग्रंथि के बीच में अंतरांग पिंडम में स्थित एक लंबी व कुंडलित यानी कोल्ड स्ट्रक्चर एक नाल होती है। ठीक है, जो कि पाइलोरिक चैम्बर से आरंभ होकर के एक कुंडल स्ट्रक्चर बनाने के बाद मलाशय यानी रेक्टम में खुलती है। ठीक है, फाइनली स्टूडेंट पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम में नंबर थर्ड जो आता है आपका हिंड गट, जिसे हम रेक्टम भी बोलते हैं, पश्चांत्र भी बोलते हैं। रेक्टम के बारे में आप लोग लिखेंगे, इसमें केवल मलास यानी कि रेक्टम होता है। हिंड गट के अंदर मलास से मोटी दीवार की बनी एक लंबी नली के समान होता है, जो कि मेंटल कैविटी के क्लोम चैम्बर में क्लोम की ओर स्थित होता है। यह माइक्रोपोर एनएस के द्वारा बाहर खुलता है। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद आप लोग एक्सप्लेन करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। इसके बाद स्टूडेंट पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग डिफाइन करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, यानी पाचन ग्रंथियों के बारे में। यानी पाचन ग्रंथियों के द्वारा जूस का सेक्रेशन होता है, जिससे कि फूड को डाइजेस्ट किया जा सके। इसमें सेलेवरी ग्लैंड्स आती हैं और लीवर व डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती हैं। सेलेवरी ग्लैंड्स के बारे में आप लोग लिखेंगे, ये श्वेत रंग की एक जोड़ी शाखाविन यानी ब्रांच ग्रंथिल स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि मुख पिंडक यानी बक्कल मांस के ठीक पीछे ग्रास नली के इधर उधर स्थित रहती हैं। इनसे निकलने वाली दोनों लार वाहिनियां आगे की ओर चल करके बक्कल कैविटी के पिछले भाग में खुलती हैं। लार ग्रंथियों में लार का निर्माण होता है, यानी जो सेलेवरी ग्लैंड्स होती है उसमें सलाइवा का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि पाचक रस एवं म्यूकस होते हैं। म्यूकस जो होता है वो फूड को और रेड्यूला को चिकना करता है। इसके बाद लीवर और डाइजेस्टिव ग्लैंड, यकृत यानी कि लीवर कत्थई व गहरे रंग की लगभग तिकोनी स्ट्रक्चर्स होती है, एक ग्लैंड्स होती है। यह अंतरांग का मुख्य भाग बनाती है। इसमें दो पिंडक होते हैं और प्रत्येक पिंडक में एक वाहिनी निकलती है। दो पिंडकों की वाहिनी फ्यूज होकर के आपस में उभयनिष्ठ छिद्र वाला अमावस्या में खुलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं, पहला का डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये आप लोग डायग्राम में बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट डायरेक्टली आप लोग हेडिंग डालेंगे इंगेशन ऑफ फूड, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड को एक्सप्लेन करने के बाद आपको लिखना है इंगेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है। तो कोमल यानी कि बहुत ही सॉफ्ट एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो पाइला का भोजन होते हैं। ठीक है, जो इनमें स्फिंक्टर होती है और प्रोक्टर मसल जो होती है, उनकी क्रिया के द्वारा जबड़े जो होते हैं वो जलीय पौधों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। एक्वेटिक प्लांट को स्मॉल स्मॉल पीसेस में टुकड़ों में काटते हैं। रेड्यूला के आगे व पीछे की ओर गति करने से भोजन बक्कल कैविटी में प्रवेश करता है और यह बक्कल कैविटी में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर चबाया जाता है। फाइनली स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं पाइला के अंदर डाइजेशन के बारे में, यानी इसमें डाइजेशन होता कैसे है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो इसमें सिंपली आपको लिखना है सिलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेटेड जो सलीवा होती है वो बक्कल कैविटी में भोजन में से मिल जाती है। इसके बाद जो एविलेसिल जो कि इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल स्टार्च को ये सोल्यूबल शर्करा में बदल देता है। अमावस्या में पाचन ग्रंथियों द्वारा सिक्रेटी जो पाचक रस होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस होता है, वो भोजन का पाचन करता है और पाचक ग्रंथियाँ
पाचक रस व भोजन का बहिकोशिकीय पाचन करता है, जबकि अंतःकोशिकीय पाचन रिजॉर्प्टिव कोशिकाओं में होता है। पुनः शोषी कोशिकाएं भोजन के सेलुलोज का पाचन करती हैं और पाचन ग्रंथि व आंत्र में पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं। ठीक है। अपच भोजन मलाशय यानी रेक्टम के द्वारा एनएस के पोर से वो बाहर निकल जाता है। एनएस से यह क्लोम कक्ष में और वहां से जल के बाहर जाती हुई धारा के साथ बाहर निकल जाता है। तो ये स्टूडेंट हमने डिस्कस किया आज की इस वीडियो के अंदर पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसी प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना है। पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर मैं याद करने की एक ट्रिक बताता हूं, देखिए इसमें होता क्या है। आपको पता है कि पाइला का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 भागों में डिवाइड है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट के अंदर इसका माउथ आ जाता है, बक्कल मांस आ जाता है, साथ में ईसोफेगस यानी ग्रास नली आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट मिडगट आ जाता है, तो मिडगट के अंदर स्टमक आ जाता है, इसके बाद इंटेस्टाइन आ जाता है और फाइनली आ जाता है हिंडगट। हिंडगट में इसमें रेक्टम आ जाता है। तो बस 3 पार्ट इस तरीके से याद हो गए। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड को एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक्सप्लेन करना है इंगेशन ऑफ फूड, यानी फूड कैसे ये खाता है, कैसे जो है एक्वेटिक प्लांट को चबाता है, फिर उसके बाद उसका डाइजेशन कैसे होता है। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार से आपको अपने एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप लोग अच्छा डायग्राम बनाएंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।